प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिक लंबे समय से रिसर्च करते रहे हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानें। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के बाद हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे, चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे और इससे हमें पृथ्वी के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। यदि हम आंतरिक संरचना की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के स्रोत हैं जिनसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानते हैं। पहला, अप्राकृतिक स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेस, जिसके अंतर्गत हम घनत्व, दबाव और तापमान को शामिल करते हैं। दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं वो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं और उसके लिए दिए गए साक्ष्य हैं। और तीसरे प्रकार के स्रोत हैं उनको हम प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेस के रूप से जानते हैं, जिसके अंतर्गत 2 कैटेगरीज हैं। पहला ज्वालामुखी उद्गार और दूसरा भूकंप विज्ञान। जल्दी से हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत पहली जो चीज आती है वो है घनत्व। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के शैलों का घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे गौर करें तो हम पृथ्वी की बाहरी परत, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, यह परतदार शैलों से बना हुआ है, लेकिन इसकी मोटाई आधे मील से अधिक नहीं है। इसके नीचे वाला जो भाग है वो क्रिस्टलाइन रॉक्स, रवेदार चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी की बाहरी परत का घनत्व 2.5 से 3.5 के बीच में है, किंतु समस्त पृथ्वी का यदि घनत्व देखा जाए तो वो 5.5 के आसपास है। इसका मतलब, इसका निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 5.5 से अधिक घनत्व के पदार्थ हैं जो लगभग 11-12 के आसपास होने चाहिए। इट मीन्स कि पृथ्वी का औसत घनत्व जब हम 5.5 मान रहे हैं, इसका मतलब है कि पृथ्वी के बाहरी परत से पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व में अंतर आता है। दूसरा है, तो इस आधार पे जो निष्कर्ष निकल के हमारे सामने आया वो निष्कर्ष क्या है? पृथ्वी के अंतर्दम अर्थात कोर में घनत्व सर्वाधिक है, लेकिन क्या है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरा है दबाव। अब समस्या ये आती है हमारे सामने कि भाई घनत्व ज्यादा है, तो घनत्व ज्यादा क्यों है? तो प्रारंभ में ये कल्पना की गई कि ऊपर से पृथ्वी की चट्टानों का जो दबाव है उसके कारण अंदर के भाग में जो तत्व हैं, जो खनिज हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ा। दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप, भार और दबाव के परिणाम स्वरूप अंतरतम का घनत्व अधिक हो गया। किंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी का अत्यधिक घनत्व वहां पर स्थित अत्यधिक दबाव के कारण है। यह प्रमाणित हो चुका है कि आधुनिक प्रयोगों से कि यह बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका स्वयं का अधिक घनत्व हो। अनेक प्रयोग और पर्यवेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि दबाव एक सीमा तक ही घनत्व को बढ़ाता है, उसके बाद नहीं। इट मीन्स अंदर के भाग में कुछ ऐसी चट्टानें हैं, कुछ ऐसे खनिज हैं जिनका घनत्व स्वतः ही ज्यादा होता है। तीसरी जो चीज आती है वो है तापमान। सामान्य रूप से जब हम कुएं का बोर खोदते हैं, नलकूप का बोर खोदते हैं या माइनिंग में हम देखते हैं तो पृथ्वी पर 100 मीटर की गहराई पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ जाता है। प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड 32 किलोमीटर पर 32 मीटर पर तापमान बढ़ जाता है। परंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर अभी तक कोई भी हम चीज नहीं खोद पाए हैं। तो वैज्ञानिक तापमान बढ़ने की जो दर है उसकी कैलकुलेशन पूर्णतः नहीं कर पाए हैं। उनका ये मानना है कि 100 किलोमीटर पर लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, चूंकि यह दुर्बलता मंडल है अर्थात विस्कस अवस्था में है, अतः यहाँ तापमान इतना होना चाहिए। 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड,
तथा 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। मेंटल और बाहरी अंतरतम में यह तापमान क्रमशः 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए अंतर तक। इट मीन्स तापमान की जो बढ़ने की दर है वो सभी जगह एक समान नहीं है। यदि हम सामान्य तापमान बढ़ने की दर से पृथ्वी की गहराई को मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग 2 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाना चाहिए था, जो कि संभव नहीं है। यदि इतना तापमान होता तो पृथ्वी आज जिस कंडीशन में है वो नहीं रह पाती। इसका अर्थ है कि सभी जगह तापमान बढ़ने की दर है वो अलग अलग है। इसका अर्थ कि तापमान फिर बढ़ कैसे रहा है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जिनकी वजह से यह तापमान ज़्यादा पाया जाता है। अंदर वाले भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थों की आंतरिक भागों में रेडियो सक्रिय पदार्थों की कमी है, इस कारण वहां पर तापमान बढ़ने की दर उतनी अधिक नहीं है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दूसरा, इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार अनेक विद्वानों ने मूल रूप से पृथ्वी को ठोस, गैस या तरल माना, चाहे वो ग्रहणु परिकल्पना हो, ज्वारीय परिकल्पना हो, जेफरजिंस्की लाप्लास का वायव निहारिका सिद्धांत हो, निहारिका की उत्पत्ति भी उन्होंने गैस से मानी थी। अनेक और दूसरे सिद्धांत हैं, वहाँ से लेकर बिग बैंग तक। जिन सिद्धांतों में चाहे अंतरा कर्ण धूल सिद्धांत हो, जितने भी सिद्धांत हुए उनमें 2 ही चीज इंपॉर्टेंट आई, या तो पृथ्वी का अंतर्दम ठोस होगा या तरल होगा, किंतु साक्ष्य का अभी तक अभाव है। अब प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हम ज्वालामुखी क्रिया को सबसे पहले ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म तथा तरल मैग्मा बाहर निकल के आता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक ऐसा भंडार है जहां पदार्थ सदैव तरल अवस्था में रहते हैं। जैसे ही ऊपरी भाग में विवर्तनिक की हलचलों के कारण तनाव उत्पन्न होता है, उस भाग से यह मैग्मा निकलकर बाहर धरातल पर प्रकट हो जाता है, जिसे लावा कहा जाता है। और अत्यधिक दबाव, चट्टानों का जो दबाव है उसके कारण ये पिघली अवस्था में नहीं रहता, अभी तो ये विस्कस अवस्था में रहता है, जिसे हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 किलोमीटर गहराई तक के ही पदार्थ के बारे में हमको जानकारी मिल पाई है, जबकि हमारी पृथ्वी का 6371 किलोमीटर लंबा रेडियस है। इट मीन्स ज्वालामुखी क्रिया भी पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं देती है। चलिए आते हैं अब हम भूकंप विज्ञान की ओर। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान जिसमें भूकंपीय तरंगों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी आते हैं वहाँ भूकंप अवश्य आते हैं, किंतु जब भूकंप आते हैं वहाँ ज्वालामुखी आना अनिवार्य नहीं है। भूकंप विज्ञान के अध्ययन के बाद हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है इसकी विस्तृत जानकारी मिली। भूकंप भूकंप का कंपन जिस जगह से होता है उसको हम भूकंप मूल कहते हैं, और जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला पी तरंगे, जिसे हम प्राथमिक तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं। प्राथमिक तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ये ध्वनि तरंगों के समान चलती है, ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं। इनमें गणों की गति लहर की रेखा की सिद्ध में होती है। सबसे पहले पृथ्वी पर पी तरंगे आती हैं, और पी तरंगों की मूल खासियत यह है कि ये तरल, ठोस और गैस तीनों ही प्रकार के मटेरियल में प्रवाहित होती हैं। दूसरे प्रकार की तरंगे हैं वो आड़ी अथवा गौण तरंगे, जिनको हम सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स के नाम से जानते हैं। ये द्वितीयक अथवा गौण तरंगे हैं, इनको बॉडी वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉनकेव वेव्स भी इनको कहते हैं। कॉनकेव मीन्स अवतल रूप से चलती हैं। ये प्रकाश या जल तरंगों के समान होती है। इनके कणों की गति की लहर जो है वो समकोण पर होती है, इन्हें आड़ी तरंग भी कहा जाता है। ये ठोस भाग में चलती है, तरल में नहीं। इंपॉर्टेंट है आप नोट करें कि ये तरंगे कौन सी, एस तरंगे केवल
ठोस भाग में चलती है, तरल भाग में नहीं। और यही वो तरंग है जिसकी वजह से हमें ये मालूम चला कि पृथ्वी के अंदर का एक भाग कैसा है, तरल है। तीसरे प्रकार की तरंगे हैं, इनको हम धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स या लॉन्ग पीरियड वेव्स या एल वेव्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन सा नाम है? सरफेस वेव्स, लॉन्ग पीरियड वेव्स, एल वेव्स। ये क्षैतिज रूप से चलती हैं, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, गति सबसे कम होती है लेकिन सबसे अधिक प्रचंडशाली हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स अपना काम कर जाती है, तब ये आकर क्षैतिज रूप से जिगजैग चलती हैं, आड़ी तिरछी रूप से चलती हैं, परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। जब भूकंप आता है तो भूकंप केंद्र पर इन लहरों का अंकन किया जाता है सिस्मोग्राफ की सहायता से। सबसे पहले प्राथमिक कंपन आएगा, जो सबसे पहले आएगा फर्स्ट ट्रिमोर होगा, वो प्राथमिक कंपन कहलाएगा। कुछ अवकाश के बाद दूसरा अपेक्षाकृत कुछ अधिक प्रभावशाली कंपन आता है जिसको द्वितीय कंपन कहते हैं, और इसके बाद मुख्य कंपन आता है मेन शॉक। ये तीनों प्रकार के कंपन हैं वो पी, एस तथा एल लहरों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। आप दिए गए चित्र में भी आप देखेंगे कि किस प्रकार हमारी ईसीजी की तरह हमारी धड़कनों को जो रिकॉर्ड करते हैं ना जिस मशीन से, उसकी तरह यहाँ भूकंप की धड़कनों को हमने रिकॉर्ड किया है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में पी सबसे छोटा है, उसके बाद एक साइलेंट मोड आता है कुछ समय के लिए, फिर एस उससे थोड़ा बड़ा है, फिर एक पॉज आ रहा है, एक थोड़ा समय रुक रहे हैं, और फिर अचानक तीव्र झटका आ रहा है जिसको हम एल वेव्स के नाम से जानते हैं। इन तरंगों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार पी तरंग, एस तरंग है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के घनत्व के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध करा रही है। तो आप पुनः एक बार यहाँ पर देखें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए हम 3 प्रकार के साधनों के ऊपर निर्भर हैं। प्राकृतिक स्रोत, घनत्व, दबाव तथा तापमान, दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, और तीसरा है ज्वालामुखी एवं भूकंप। किंतु इन तीनों में केवल भूकंप ऐसा विज्ञान है जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी सबसे सही अवस्था में ले पाए, और उसी के आधार पर आगे चलकर हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है। थैंक यू सो मच।